ऑलराइट, सो लेट्स कंटिन्यू विद द क्लास। यहाँ पे अपन लास्ट इसमें अपन ने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखे थे। इसमें अपन ने आयनिक और हाइड्रोजन फोर्सेस ये ऑलरेडी देख चुके हैं। वैन डर वाल्स फोर्सेस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अपन डिस्पर्शन या लंडन फोर्सेस डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। और उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे डायपोल डायपोल एंड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। ऑलराइट, सो वैन डर वाल्स फोर्सेस जो है ये बहुत वीक होते हैं और ये मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ फोर्सेस, उसी तरह से अपने उसको क्लासीफाई किया है। बट जो फर्स्ट है अपना डिस्पर्शन फोर्स, ठीक है ना, दीज आर द वीकेस्ट फोर्सेस और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है कि जब दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स जो नॉन पोलर है, इनके पास कोई पोलैरिटी नहीं है, इनके पास कोई परमानेंट डायपोल नहीं है। रिमेंबर दैट, ओके, दे डोंट हैव अ परमानेंट डायपोल। तो जब ऐसे दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जब नज़दीक आते हैं तो ये एक दूसरे का क्लाउड जो है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो डिस्टॉर्ट करते हैं, जिसके वजह से उनके पास टेम्पररी डायपोल क्रिएट होता है। समझ में आया क्या? टेम्पररी डायपोल क्रिएट होता है या इंस्टेंटेनियस डायपोल क्रिएट। इंस्टेंटेनियस बोल एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस, ध्यान में रखना। इंस्टेंटेनियस का मतलब ही ध्यान में रखो, क्योंकि अपने को आगे भी आता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? एट दैट इंस्टेंस, ठीक है ना। सो बेसिकली इंस्टेंस के पास उस समय, उस एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस, इनके ऊपर डायपोल आ जाता है व्हेन दे आर क्लोज नियर बाय, ओके। और बिकॉज ऑफ दैट दे अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। और इसको अपन बोलते हैं डिस्पर्शन फोर्स या लंडन फोर्स या इंस्टेंटेनियस डायपोल फोर्स या फिर टेम्पररी डायपोल फोर्स, ठीक है ना, टेम्पररी फोर्स। तो दिस इज बेसिकली टेम्पररी। मॉलिक्यूल तभी आएंगे जब ये नज़दीक रहेंगे, तभी इनके पास ये लंडन फोर्स रहेगा। क्लियर है क्या ये? तो ये जो फोर्सेस है वो काय के ऊपर डिपेंड करते हैं? सबसे पहले तो साइज़ के ऊपर। छोटा साइज़ है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, तो ये डिस्पर्स नहीं होंगे। बड़ा मॉलिक्यूल है तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये डिफ्यूज्ड होते हैं, ये जल्दी डिफ्यूज़ होंगे। एंड दैट्स वाई बड़े मॉलिक्यूल में वैन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा होते हैं। समझ में आया? साइज़ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा उतना ज़्यादा लंडन फोर्स उसमें रहेगा, या उतने ज़्यादा कोई भी वैन डर वाल्स फोर्सेस उसके अंदर होते हैं। समझ में आया ना? तो लंडन फोर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वैन डर वाल फोर्स, ओके। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द साइज़। जितना ज़्यादा साइज़ उतना ज़्यादा लंडन फोर्स, ओके, या डिस्पर्शन फोर्स या इंस्टेंटेनियस फोर्स या टेम्पररी डायपोल फोर्स, ओके। नेक्स्ट जो होता है फैक्टर जिसके ऊपर लंडन फोर्स डिपेंड करता है, दैट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पोलराइज होंगे, ऑब्वियसली, इजंट इट? सो दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू साइज। जिसका साइज़ बड़ा था उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ज़्यादा इजीली पोलराइज होंगे ये पार्टिकल्स, ओके। और इनके पास ज़्यादा वैन डर वाल्स फोर्स रहेगा। Okay, so for example, if you take something like नियॉन एंड अर्गॉन, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली किसके ऊपर ये ज़्यादा वैन डर वाल्स फोर्स रहेंगे? ठीक है ना, अर्गॉन का साइज़ बड़ा है, करेक्ट है, इसलिए अर्गॉन के ऊपर वैन डर वाल फोर्स या लंडन फोर्स ज़्यादा रहेगा। सिंपल बात है, साइज़ भी बड़ा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा है, ओके। नेक्स्ट जो फैक्टर आता है दैट इज़ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी इशू है क्योंकि स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए हमने अभी उतना मटेरियल कवर नहीं किया है, ठीक है। तो ये अपन जैसे जैसे आगे जाएंगे केमिस्ट्री में, स्पेसिफिकली एज यू गो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ पे भी अपने को वैन डर वाल्स फोर्सेस मिलते हैं, तो दैट बिकम्स द इशू, ठीक है। लेकिन एज यू नो शेप्स अपने को जो जनरली अपन डिस्कस करते हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ज़्यादा डिस्कस करते हैं, तो इसलिए अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हुआ नहीं है। जब होगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा तुमको, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा बेसिक तो तुम्हारा हुआ ही है इन 10th बेसिकली। तो ये एन पेंटेन है, ये आइसोपेंटेन है और ये नियोपेंटेन है। देखो ब्रांचिंग बढ़ रही है और जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है मॉलिक्यूल क्या होते जा रहा है, देखो ये लीनियर है, ये थोड़ा ज़्यादा स्फेरिकल हो गया, ये बहुत ज़्यादा स्फेरिकल हो गया। तो स्फेरिकल जैसे जैसे होते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम होते जाएगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम हो गया मतलब वैन डर वाल्स फोर्स कम हो गया, मतलब लंडन फोर्स कम होते जा रहा है। और लंडन फोर्स अगर कम होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी, ठीक है ना। इनफैक्ट अगर यहाँ पे देखा जाए तो जैसे जैसे वैन डर वाल्स फोर्स कम होता है
ओके, वैन डर वाल्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, या और इवन डेंसिटी, ओके, और डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी से ज़्यादा कनेक्टेड है, बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा कनेक्टेड है। अपन बॉइलिंग पॉइंट ही रखते हैं बेसिकली, इजंट इट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अपन बहुत अच्छे से मेजर कर सकते हैं क्वांटिटेटिवली, इजंट इट। तो यहाँ पे इन तीन में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा, ए बी एंड सी, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा रहेगा बताओ। सो लिखा क्या है, ओके, वैन डर वाल्स डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्स स्फेरिकल होते जा रहे मॉलिक्यूल, ओके, इजंट इट, ये लीनियर है, ये स्फेरिकल है थोड़ा सा, ओके, दिस इज लाइक दिस एंड दिस इज लाइक दिस। सो इफ यू लुक एट इट, ओके, दिस इज द मोस्ट स्फेरिकल, इजंट इट, एंड दिस इज द मोस्ट लीनियर। तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब वैन डर वाल्स फोर्स सबसे ज़्यादा किस में रहेगा, इसमें, इस ये रहेगा वैन डर वाल्स फोर्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे कम नियोपेंटेन में है, सबसे ज़्यादा वैन डर वाल्स फोर्स एन पेंटेन में है, ओके, लीनियर में ज़्यादा होते हैं वैन डर वाल्स फोर्स। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज़्यादा रहेगा, एन पेंटेन का, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड है क्या। सो नेक्स्ट जो फैक्टर अपन देख रहे हैं दैट इज़ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, ओके। सो यहाँ पे देखो टर्म के ऊपर ध्यान दो, डाइपोल डाइपोल, इसका मतलब क्या हो गया कि दो मॉलिक्यूल्स है, ओके, मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल 2 दोनों में डाइपोल है, ओके, देयर इज़ अ डाइपोल इन बोथ द मॉलिक्यूल, और इसके वजह से यहाँ पे म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑब्वियसली रहेगा अगर डाइपोल है ही, जैसे फॉर एग्जांपल HCl, राइट, और ये भी है HCl। तो यहाँ पे ऑब्वियसली देयर इज़ अ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ द डाइपोल, है ना, मैंने तुमको इसका सिमुलेशन भी दिखाया था, इजंट इट। तो अगर सिमुलेशन दिखाया था तो तुमको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे डाइपोल रहेगा इस तरह से, एंड दे विल बेसिकली अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। तो इसके वजह से इनका जो जनरली मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दैट इज़ लो, ओके, समझ में आया ना। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दैट इज़ मतलब लो बोले तो इट इज़ गोइंग टू बी रीजनेबल, ओके। मेनी ऑफ दीज आर एक्चुअली स्टिल गैसेस, ओके, सो मेनी ऑफ दीज आर स्टिल गैसेस एक्चुअली। यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं उसको जल्दी से मिटा देता हूँ, सो यू डोंट सी इट, ओके, दैट्स फाइन, ओके, एंड ऑल्सो दैट वन। सो बेसिकली देर इज़ गोइंग टू बी अ डाइपोल इन, और इसके वजह से क्या होता है कि ये जल्दी लिक्विफाई होते हैं बेसिकली, समझ में आया ना, दिस कैन बी लिक्विफाइड वेरी ईजीली, ओके। इसको अपन कीसॉम फोर्सेस भी बोलते हैं, दिस इज़ अ अल्टरनेट नेम, जैसे अपन डिस्पर्शन फोर्सेस को लंडन फोर्स बोलते हैं ना, डिस्पर्शन को लंडन बोलते हैं, तो उसी तरह से डाइपोल डाइपोल को अपन क्या बोलते हैं, कीसॉम फोर्सेस, ओके। ये जैसे HCl का एग्जाम्पल है, ओके, यहाँ पे डाइपोल डाइपोल फोर्स है, अल्डेहाइड्स होते हैं, कीटोन्स होते हैं, इनमें भी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होते हैं, ठीक है ना, समझ में। देयर इज़ ऑल्सो अमोनिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था अमोनिया, वाटर, ओके, इनमें भी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा स्ट्रांग जो फोर्सेस होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्सेस, ओके। NH3H2O इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्सेस होते हैं, सो इसलिए वो अपन यहाँ पे नहीं रख रहे, इसलिए मैंने उनको ब्लॉक आउट कर दिया बेसिकली, ओके। देर आर डाइपोल फोर्सेस इन दैट वन बट दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग, हाइड्रोजन फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो होते हैं इसलिए यहाँ पे। सो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, यू कैन सी दैट, okay, there is already a dipole in this molecule, there is already a dipole in this molecule, and you have this dipole dipole forces। समझ में है ना, डाइपोल नाम से ही पता चलता है अपने, ये भी डाइपोल है, इसमें भी डाइपोल है, एंड दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट जो फोर्सेस होते हैं दैट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ठीक है, मतलब कि मॉलिक्यूल 1 है और मॉलिक्यूल 2 है, मॉलिक्यूल 1 में देर इज ए डाइपोल, ओके, यहाँ पे परमानेंट डाइपोल है, मतलब समझ में आया ना, डाइपोल लिख रहा हूँ मैं, पहले केस में भी मैंने सिर्फ डाइपोल लिखा था बट एक्चुअली मीन परमानेंट डाइपोल है उसमें। एंड देन मॉलिक्यूल 2 में, ओके, देर इज नो डाइपोल, नो परमानेंट डाइपोल। मतलब ये हो गया कि मॉलिक्यूल 1 इज एक्चुअली पोलर एंड मॉलिक्यूल 2 जो है दैट इज नॉन पोलर। मतलब यहाँ पे अपन दो अलग अलग टाइप के स्पेसीज ले रहे हैं, ठीक है। डिस्पर्शन फोर्सेस कैसे थे, सेम टाइप के फोर्सेस ले रहे थे,
वी ऑल्सो लुक्ड एट दिस वन, कौन से अपने कीसॉम फोर्सेस, ओके, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, इसमें भी सेम तरह के स्पेसीज लिए थे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग स्पेसीज है, एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है। अगर मैं इनको कांटेक्ट में लाता हूँ, ओके, तो क्या होगा, जिसमें जो पोलर है वो इसमें पोलैरिटी लाएगा, डिस्पर्शन करवाएगा, समझ में आया ना। जिसमें ऑलरेडी डाइपोल है वो इसमें डाइपोल क्रिएट करेगा। इज दिस अंडरस्टूड? ओके, जैसे यहाँ पे देखो तुम, ओके, ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, क्या इसमें डाइपोल है? नहीं, यू कैन सी देयर आर नो चार्जेस ऑन दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जीरो डाइपोल, ओके, बिकॉज ये अपन ने सिमुलेशन में भी देखा है, इफ़ यू रिमेंबर दैट, केमिकल बॉन्डिंग में स्टार्टिंग में ही देखा था, सिमुलेशन में मैं तुमको दिखाया था डाइपोल फोर्सेस कैसे जनरेट होते, वेक्टर सम होता है बॉन्ड डाइपोल का, ओके। तो इसमें नॉन पोलर है, इस ये आइसोलेटेड, इसमें देर इज़ नो डाइपोल, ओके। बट मान लो कि इसको मैं वाटर के प्रेजेंस में लाता हूँ ना, वाटर इज़ अ बेंट शेप और इसमें इस तरह का डाइपोल होता है, इज़न्ट इट? परमानेंट डाइपोल होता है वाटर में। तो देर इज़ अ परमानेंट डाइपोल इन वाटर, दिस इज यू कैन से अ नेगेटिव एंड एंड दिस इज लाइक अ पॉजिटिव एंड, जो मतलब हाइड्रोजन का साइड वाला जो है दैट इज गोइंग टू बी द पॉजिटिव एंड। सो देर इज अ परमानेंट डाइपोल इन वाटर। जब ऑक्सीजन इसके कांटेक्ट में आता है, नज़दीक में आता है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्पर्स हो जाएगा, ओके, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट विल क्रिएट अ डाइपोल इन हियर। यहाँ पे डाइपोल क्रिएट करते हैं एंड व्हाट यू गेट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ओके। तो ये देखो नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसको अपन बोल रहे हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। लेकिन यहाँ पे डाइपोल परमानेंट नहीं था, इंड्यूस किया था, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। क्लियर है क्या? ओके, सो काफ़ी जो नॉन पोलर गैसेस है, जैसे ऑक्सीजन, पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है कि नहीं होता है? यस, पानी में ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व होता है, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व होता है, जिससे सोडा बनता है, पेप्सी, कोका कोला हमारा फेवरेट ड्रिंक्स बनते हैं, इजंट इट? तो ये काय को बन रहे हैं? बिकॉज लुक एट दिस, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, दीज आर एक्चुअली नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये पानी में कैसे डिजॉल्व हो रहे हैं? बिकॉज वाटर इज पोलर। सो हाउ इज इट पॉसिबल दैट दीज गैसेस एक्चुअली डिजॉल्व इन वाटर? समझे ना, बेसिक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ मैं, प्रिंसिपल जिसके वजह से लाइफ बनी। ध्यान में रखना, अगर पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं होता, मान लो फॉर अ सेकंड, पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं होता, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में डिजॉल्व होता, ठीक है, तो क्या एक्वाटिक लाइफ शुरू होती? नो नो। अगर एक्वाटिक लाइफ शुरू नहीं होती तो क्या लैंड पे लाइफ आती? मतलब हम एग्जिस्ट करते? नहीं करते। ये सिंपल प्रिंसिपल कि पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, इसीलिए लाइफ एग्जिस्ट करती है, सिंपल है, ओके। मे बी इट वुड हैड मतलब हो सकता था अगर बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन अगर है पानी में, तो सिर्फ कुछ प्राइमरी ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे पानी के अंदर, ओनली वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, यू नो, दैट एक्चुअली रिक्वायर्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल, ओके। लेकिन ऐसे बड़े ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे, और ये बड़े ऑर्गेनिजम्स फिर कभी लैंड पे नहीं आते, इजंट इट? तो लैंड पे नहीं आते तो लैंड पे लाइफ नहीं आती, ओके। पेड़ वेड़ सब होते बेसिकली, लेकिन जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो वेरी सिंपल प्रिंसिपल की वजह से देखो कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। दीज गैसेस एक्चुअली डिजॉल्व इन वाटर बिकॉज ऑफ द फैक्ट, क्योंकि वाटर इनमें पोलराइजेशन करता है, जिसके वजह से ये इनमें डिजॉल्व होते हैं। क्लियर है क्या? ओके, सो देयर इज अनदर एग्जांपल ऑफ ब्रोमीन इन वाटर, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल की वजह से नॉन पोलर सब्सटेंसेस कैन डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना। ये एक प्रॉपर्टी इमर्ज होती है। जितना ज़्यादा, अगेन, जितना बड़ा ये मॉलिक्यूल रहेगा, ओके, नॉन पोलर, जितना बड़ा ये मॉलिक्यूल रहेगा उतना ज़्यादा ये डिजॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं O2 लेता हूँ और CO2 लेता हूँ, बताओ ज़्यादा डिजॉल्व कौन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? Which is going to dissolve more in water? Alright, what is the molecular mass of oxygen? 32. What is the molecular mass of carbon dioxide? 44. ठीक है,
ऑलराइट. ऑक्सीजन डायटमिक है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्राइटमिक है बेसिकली, इजंट इट. कार्बन डाइऑक्साइड इज लार्जर दैन ऑक्सीजन, इजंट इट. तो इसके वजह से इसमें डायपोल ज़्यादा क्रिएट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, और जिसमें डायपोल ज़्यादा क्रिएट होगा वो ज़्यादा सोल्यूबल रहेगा. ओके, समझ में ना. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, क्लियर है. सिमिलरली इफ़ यू हैव समथिंग लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी इस केस में, टॉप टू बॉटम ये इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है इन वाटर, या सोल्यूबिलिटी ऑफ दीज गैसेस इन वाटर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. वेरी गुड. ओके, सो यस, इंक्रीज होगी, ठीक है ना, बिकॉज साइज बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर एटॉमिक मासेस बढ़ रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, ये ज़्यादा डिस्पर्स होंगे. ओके, ज़्यादा डिस्टॉर्ट होंगे इनकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जिसके वजह से इनमें जल्दी डायपोल क्रिएट होगा या ज़्यादा डायपोल क्रिएट होगा, एंड दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू बी मोर सोल्यूबल इन वाटर. ओके, समझ में आ रहा ना. इवन दो ऑल ऑफ दीज आर नॉन पोलर सब्सटेंसेस, they are still soluble in water to very small extent. ओके, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच डायपोल इसमें क्रिएट होता है. फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी हद तक अपन इसमें डिजॉल्व कर सकते हैं. सिमिलरली यू कैन से F2Cl2Br2I2. I2 सबसे ज़्यादा डिजॉल्व होगा पानी में और F2 सबसे कम डिजॉल्व होगा पानी में. ओके, बिकॉज ऑफ द साइज. बेसिकली दिस इज अबाउट वैंडरवाल्स फोर्सेस. अपन ने 3 फोर्सेस देखे वैंडरवाल्स के. कौन सा था? एक था अपना डिस्पर्शन फोर्स, जिसको अपन ने लंडन फोर्स बोला. दूसरा था डायपोल फोर्स, जिसको अपन कीसॉन फोर्सेस बोलते हैं. ओके, और तीसरा है ये वाला डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल. ओके, एक चौथा भी होता है बेसिकली डायपोल आयनिक, ठीक है ना. ये भी फोर्स होता है डायपोल आयनिक या इंड्यूस्ड आयनिक फोर्स. बेसिकली होता क्या है कि जो स्पेसीज है दैट इज़ एक्चुअली आयनिक, और ये पानी में डिजॉल्व होती है, जिसके वजह से आयंस जो होते हैं वो पोलराइज होते हैं एंड दे गेट सोल्यूबलाइज, ठीक है. या फिर आयनिक स्पेसीज जो होते हैं वो डायपोल क्रिएट करते हैं. इस तरह से अपन देख सकते हैं. सो बेसिकली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, these three आर बेसिकली वैंडरवाल्स फोर्स. ओके, इसको अपन मतलब उसी कैटेगरी में ऐड करते हैं बेसिकली. ये 3 फोर्सेस है. सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है डायपोल, क्योंकि दोनों में डायपोल है, इजंट इट. सो दैट इज़ गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट. दोनों में डायपोल है. दूसरा होता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, इसमें एक में डायपोल है, दूसरे में डायपोल नहीं है. ओके, तो ये स्ट्रांग रहेगा. और थर्ड होता है वीकेस्ट इज डिस्पर्शन फोर्स, क्योंकि यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल्स कैसे है, दोनों पार्टीज कैसे है, नॉन पोलर, एंड दैट्स व्हाई दैट इज़ द वीकेस्ट फोर्स. लंडन फोर्स ये सबसे वीक होता है और सबसे स्ट्रांग होता है डायपोल. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ वैंडरवाल्स फोर्सेस. ये ध्यान में रखो. ओके, थ्रू आउट केमिस्ट्री ये तुम्हारे काम में आएगा. वैंडरवाल्स फोर्सेस को अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से समझ लो. कोई डाउट है तो पूछ लेना. यहाँ पे लिख के देता हूँ मैं तुमको, इसको अपने कॉपी में उतार लो. बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट ये काय के ऊपर डिपेंड करता है? 2 चीज़. हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर है तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा रहेगा, और दूसरा अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है देन इट विल डिपेंड अपॉन वैंडरवाल्स फोर्स. ओके, जितना ज़्यादा वैंडरवाल्स फोर्स उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट. ओके, और नेक्स्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट काय के ऊपर डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्वियसली ये फोर्सेस. मैं इसको सिर्फ फोर्सेस लिख रहा हूँ. यहाँ पे 2 फोर्सेस आ रहे हैं. कौन से? तुम्हारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज वेल एज वैंडरवाल्स फोर्स. इनके ऊपर डिपेंड करेगा मेल्टिंग पॉइंट. और सेकंड होता है लैटिस एनर्जी. ओके, और लैटिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन लैटिस, मतलब फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करेगा लैटिस एनर्जी एज वेल एज लैटिस स्ट्रक्चर. क्योंकि फोर्सेस अपन ने ऊपर लिखे हैं इसलिए अपन नहीं लिख रहे उसको. लैटिस स्ट्रक्चर मतलब एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है. और इसके वजह से इट बिकम्स अ लिटिल ट्रिकी, क्योंकि देखो ये 2 फैक्टर तो यहाँ पे है ही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वैंडरवाल्स फोर्स, ये तो है ही है. ओके, इन एडिशन टू दैट मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द लैटिस स्ट्रक्चर. ठीक है ना. सो इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बिकम्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड इशू.
ये ज़रूरी नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड सेम हो. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमको मालूम है कि ये केस में इसमें मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है. सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, बराबर है. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. ओके, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअली इंक्रीज होता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट है लैटिस स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड. और नियोपेंटेन का लैटिस स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये ज़्यादा सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल रहने के वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा. तो ये ज़रूरी नहीं है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सेम ट्रेंड फॉलो करेंगे. ओके, दिस इज़ एक्सेप्शन केस बेसिकली, जनरली वो फॉलो होते हैं. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है ना, ऑब्वियसली नीचे जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है. यू टेक F2, Cl2, Br2, I2, कोई भी कंपाउंड ले लो, ठीक है ना, साइज बढ़ रहा है, वैंडरवाल्स फोर्सेस बढ़ रहे हैं, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ रहे हैं. ओके, दैट इज़ व्हाट इज हैपनिंग. ओके, बट नॉट इन दिस पर्टिकुलर केस. ये केस में एग्जैक्टली अपोजिट ट्रेंड मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, isn't it? यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, क्या सेम स्ट्रक्चर है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दे आर फॉलोइंग द सेम ट्रेंड. जहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होता है वहाँ पे हो सकता है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो चेंज हो जाए. ओके, अंडरस्टूड है. ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ अपन देख रहे हैं वो है गैस लॉज. बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक, दिस इज़ लाइक द कोर पोर्शन ऑफ दिस टॉपिक, और इसी के ऊपर गैशियस चैप्टर पूरे के पूरा बेस्ड है. ठीक है ना. इसके पहले जो अपन ने देखा अभी तक, दिस आर बेसिकली अ फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन जो ये चैप्टर में अच्छे से करने के लिए ज़रूरी था. ओके, यहाँ पे अभी अपन कोर टॉपिक में देख रहे हैं. सो पे अटेंशन बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, जिनका ICSE था उनका ये ऑलरेडी हो चुका है, इजंट इट. ICSE में था ये गैस लॉज. अपने CBSE में it wasn't there, CBSE स्टेट बोर्ड यहाँ पे नहीं था, ICSE में था. अगर तुम लोगों ने किया था ICSE में तुमको थोड़ा समझ में आएगा. ओके, अगर तुमने अच्छे से किया है तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, ध्यान दो, समझ में आ जाएगा. इट्स नॉट डिफ़िकल्ट. और रिमेंबर we are also going to use some simulations basically to explain these things. ठीक है ना. So it is an observed fact that the volume of the gas depends upon amount, pressure, temperature. है ना. वॉल्यूम का के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अमाउंट के ऊपर, प्रेशर के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. तो इनका जो स्टडी है बेसिकली द स्टडी ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, अमाउंट एंड वॉल्यूम, इसको एक जनरलाइज फॉर्म में रखा गया, जो भी स्टडी किया गया बेसिकली. ओके, एंड दिस इज़ गैसेस. वी वर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन गैसेस अ लॉट बेसिकली, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं. ओके, तो वी वर एक्चुअली खाना वांटेड टू सी यू नो व्हाट इज़ इन द एयर, और ये सब कुछ अपन स्टडी करना चाहते थे. एंड इट वॉज ईजी एक्चुअली, कन्वीनियंट था गैसेस को स्टडी करना. ओके, एंड सो फ्रॉम लाइक 200, 300, 400 years बैक वी स्टार्टेड स्टडीइंग गैसेस. ओके, तो वी स्टार्टेड डूइंग एक्सपेरिमेंट्स विद द गैसेस, और हमको एक रिलेशनशिप दिखा विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड अमाउंट. ठीक है ना. इनको लेके एक रिलेशनशिप दिखा, और इसको अपन ने देखा कि ये रिलेशनशिप फॉलो होता है विथ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द गैस. कोई भी गैस ले लो, इट इज़ अप्लीकेबल टू ऑक्सीजन, इट इज़ अप्लीकेबल टू हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन. ठीक है ना. जो भी गैसेस अपन लेंगे, ठीक है, ऑब्वियसली उस समय ये सारे गैसेस नहीं थे, है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन ये नहीं थे, बट ऑक्सीजन, है ना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये गैसेस लोगों को मालूम थे. ओके, and they applied it to all these gases that were known at that time, और उनको एक जनरलाइज्ड पैटर्न मिला. हमने ये गैसेस बाकी जो बाद में डिस्कवर हुए गैसेस उनको भी अप्लाई किए. पैटर्न क्या हुआ, अप्लीकेबल था, तो हमने क्या कर दिया, उसको एक जनरलाइज बना दिया. इसको अपन ने बोल दिया लॉज, बिकॉज इट इज़ अप्लीकेबल टू ऑल द गैसेस. अंडरस्टूड है. सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज गैस लॉज. ओके,
तो इसमें 4 लॉज अपन देखेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, एमेंटोस लॉ, जिसको अपन गै-लुसाक्स लॉ भी बोलते हैं। एवोगाड्रोस लॉ अपन ऑलरेडी देख चुके हैं इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, ठीक है, ये अपन वहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं एवोगाड्रोस लॉ। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ नहीं देखा था, और एमेंटोस लॉ थोड़ा सा अपन ने डिस्कस किया था, बट वी डिडंट एक्चुअली लुक एट इट डायरेक्टली। सो सबसे पहला लॉ अपन देख रहे हैं बॉयल लॉ, ओके, बॉयल्स लॉ। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ एक्चुअली, क्योंकि ये काफ़ी जगह अपन इसको रिव्यू करते हैं, काफ़ी जगह अपन इसको वापस लाते हैं और डिस्कस करते हैं। बॉयल का स्टेटमेंट ये था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट मोल्स ऑफ गैस, ठीक है, मतलब क्या कर दिया उसने, टेम्परेचर एंड अमाउंट इसको क्या कर दिया, कांस्टेंट, ओके, टेम्परेचर एंड अमाउंट को कांस्टेंट कर दिया। एंड द प्रेशर ऑफ द गैस, उसने बोला, क्या बोला, प्रेशर ऑफ द गैस एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर, अगर मैं टेम्परेचर और अमाउंट को कांस्टेंट रखता हूँ, ठीक है ना, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा और अमाउंट चेंज नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैंने प्रेशर ले लिया, ओके, प्रेशर चेंज करता हूँ वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज करता हूँ प्रेशर चेंज होगा, बराबर है, ओके। और अगर मैं रिलेशनशिप देखूँ तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, दिस एक्चुअली इज कांस्टेंट। समझ में आया क्या? प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अमाउंट। फॉर द सेम गैस भी लिखते हो, जैसे एट द सेम टेम्परेचर फॉर द सेम गैस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। This is actually a very very important law, okay, so you have to make sure that you understand it and you have to make sure कि इसको अपन किस तरह से अपन इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करते हैं। सिर्फ समझ के कोई ज़रूरी ये नहीं है, अभी तुमको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते हैं, ओके, सो यू हैव टू डू प्रैक्टिस, ऑलराइट। सो इसको अपन बोलते हैं बॉयल्स लॉ, ओके। अगर PV इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर मैं चेंज करता हूँ कंडीशंस, P1 V1 ये इनिशियल कंडीशन है, और इसको मैं चेंज करता हूँ टू P2 V2, तो मेरे को क्या दिखेगा, दिस इज़ गोइंग टू बी कांस्टेंट, ओके। सो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3, मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेम, ठीक है ना। टू गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ इट, या what we will do is we'll do a little simulation जो मैं तुमको with calculations दिखाता हूँ, ठीक है। So this is basically a chamber जहाँ पे मैं कुछ गैस पार्टिकल्स ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके, जैसे मैंने यहाँ पे 50 गैस पार्टिकल्स ऐड कर दिए, यू कैन सी दैट, ठीक है। आई कैन ऑल्सो ऐड सम लाइट गैस पार्टिकल्स और हेवी गैस पार्टिकल्स, यू कैन सी द डिफरेंस यहाँ पे, और तुमको सीधा सीधा गैस की जो प्रॉपर्टीज है यहाँ से दिखती है, ओके। ये जो सिमुलेशन है बहुत अच्छा है, इससे काफ़ी सारी चीज़ें अपने को बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। सो बहुत केयरफुली इसको देखो, तुम्हारे को जो इनहेरेंट जो डाउट्स होते हैं ना अपने को, कि बिकॉज वी कैंट एक्चुअली वी फेल टू विजुअलाइज थिंग्स, वो डाउट्स यहाँ से क्लियर होते हैं, और क्योंकि ये आगे भी अपन यूज़ करने वाले हैं कॉन्सेप्ट, सो मेक श्योर दैट यू सी दैट। ये सिमुलेशन को देख के तुमको एक चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी कि हेवी पार्टिकल्स स्लो मूव कर रहे हैं और रेड पार्टिकल्स फास्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। यस, बताओ, ऑब्वियसली दे आर कोलाइडिंग। तुम अगर किसी भी पार्टिकल को देखते हो, जैसे लेट मी जस्ट रीसेट इट एंड जस्ट एंटर लाइक 10 पार्टिकल्स, ठीक है ना, तो यहाँ से तुमको दिखेगा कि पार्टिकल्स किस तरह से मूव हो रहे हैं। बेसिकली दे आर डूइंग रैंडम मोशंस, ओके, दे आर गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ओके। अरे अपन आगे देखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये तुमको फिजिक्स में भी आती है और केमिस्ट्री में भी आती है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, KTG बोलते हो तुम फिजिक्स में इसको, हम लोग केमिस्ट्री में उसको KTG नहीं बोलते, ओके, बिकॉज वी आर मोर प्रिसाइज अबाउट थिंग्स, सो वी जस्ट कॉल इट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ओके। सो यहाँ पे देखो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, ओके, और जब वो बेसिकली कोलाइड होते हैं विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, राइट, when they collide with the walls of the container, they exert pressure, बराबर है, yes or no, they are exerting pressure, you can see the pressure यहाँ पे 0.05 atm है, temperature is 300 Kelvin,
ओके, एंड आई कैन ऐड मोर पार्टिकल्स टू इट. दोनों तरह से ऐड कर सकता. आई कैन ऐड मोर पार्टिकल्स इस तरह से, यू नो, आई कैन डू दैट, और आई कैन जस्ट एंटर द नंबर यहाँ पे. ओके, एंड आई कैन रिमूव द पार्टिकल. जैसे 100 पार्टिकल्स इन देयर, just enter 100. It's very nicely done. The person who actually made this actually is a Nobel laureate. Okay, he worked with what is called as Bose-Einstein condensate. Remember, उसका simulation उन्होंने बनाया था. सिर्फ simulation नहीं बनाया था. He gave a lot of information about BEC, and he was awarded a Nobel Prize in chemistry for his work. And then he worked with basically simulation during that time. So, you know, he liked how the simulations actually help in understanding matter, understanding the subject. So he invested a lot of money into this. They started a foundation basically, and after Nobel Prize, obviously, you know, get a reputation. तो उसकी वजह से काफ़ी सारे पैसे. So he developed this simulations. Okay, this website. So this is where I use PHET website, एक Colorado website है. You can see that here. Okay, FET बोलते हैं इसको. Okay. So this is basically from University of Colorado. Okay, this guy, और वहीं से ये वेबसाइट है. So उन्हीं के वेब सर्वर पर इन्होंने होस्ट किया ये, and you can download these simulations and you can play with them. Yeah, I think you have, some of you may have done this in you know, in one way or other. I can also change the volume of the container, and you can see what happens to the pressure. If I change the volume, increase कर रहा हूँ मैं volume, you can see the pressure actually drops, isn't it? And if I decrease the volume, pressure actually increase, and this boom, cylinder boom हो गया यहाँ पे. Okay, so pretty nice, isn't it? So return कर दो lead को, and then we add 100 particles in there. Okay, and so you can see the pressure एक point पे it reaches an equilibrium. Yeah. Okay, so let's reset. So understood है, and I can select the parameters जिसको मेरे को constant रखना है यहाँ पे, या तो volume, pressure, temperature, या किसी चीज़ को मैं यहाँ पे constant रख सकता हूँ, and I can play with these particles. One other thing तुमको जो realize होगा यहाँ पे, okay, जो मैं end में तुमको पाया, तो this is one of the fundamental point जो मैं end में तुमको बताऊँगा at the end of the simulation. So we are looking at Boyle's law. Boyle ने क्या बोला था? टेम्परेचर और अमाउंट ये कांस्टेंट रखना है अपने को. सो वी गोना कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट. ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, वो टेक अ रूलर. ओके, सॉरी, ये है रूलर ले लिया, एंड वी पुट इट लाइक दिस. ओके, ये 10 पे यहाँ पे रख दिया, बिकॉज दिस इज द फिक्स्ड थिंग, राइट. एंड देन 6 पे ला लिया इसको. ठीक है, तो ये जो है दिस इज़ बेसिकली 4 यूनिट है ना. 4 यूनिट का क्यूब है, मान लो, जस्ट मान लो कि दिस इज़ अ क्यूब ऑफ 4 यूनिट. ओके, और इसमें मैं 100 पार्टिकल्स ये डालता हूँ, या 50 करते हैं अपन. आई थिंक 100 इज़ फाइन. ओके, एंड यू कैन सी दैट इट रीचेस एन इक्विलिब्रियम एट अ सर्टेन पॉइंट. टेम्परेचर और प्रेशर ये कांस्टेंट हो जाता है. सो टेम्परेचर इज 300 एंड प्रेशर इज कितना आ गया, अप्रॉक्सीमेट लेना पड़ता है अपने को, इट डजंट एक्चुअली स्टेबलाइज. ओके, आई वुड एक्चुअली से 0.82, राइट, समथिंग लाइक दैट. 0.82 के आसपास आ रहा है. ओके, ऑन एन एवरेज. टेम्परेचर इनफैक्ट अब ये जस्ट गो विथ 0.8. ठीक है, एट दिस पॉइंट. अरे बाबा धक्का है. सो वी गोना सिलेक्ट द टेम्परेचर एज अ कांस्टेंट पैरामीटर. टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट कर दिया. सो टेम्परेचर अभी चेंज नहीं होगा. ठीक है, जस्ट नोटिस द प्रेशर यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेट प्रेशर मे बी समथिंग अराउंड 0.85, बराबर है, 0.85 है प्रेशर. सो आई एम गोना राइट दिस हियर. P1 कितना है, 0.85 ATM. ओके, व्हाट अबाउट वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना है, 4. ओके, 4 लीटर कर देता हूँ मैं. या दिस इज़ द 4 लीटर का वॉल्यूम, और इतना प्रेशर है. अब मैं इसका वॉल्यूम जो है वो चेंज करता हूँ. ठीक है, सो आई डबल द वॉल्यूम. 4 यूनिट का वॉल्यूम है, इसको 8 यूनिट करता हूँ, मतलब 2 तक लेके आता हूँ. ओके,
ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स विद द प्रेशर. टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट किया है, तो इट विल ऑलवेज रीच, अगर ये चेंज भी होता है तो ये हमेशा 300 पे चले जाएगा, बिकॉज दैट इज द रूम टेम्परेचर. वॉल्यूम डबल हो गया है, सो वी नो दैट V2 कितना हो गया, 8 लीटर. व्हाट अबाउट P2 कितना है यहाँ पे, 0.4 के आसपास आ रहा है, इजंट इट, 0.41 या 42. ओके, 0.42, दैट शुड बी फाइन. अब प्रोडक्ट ले लो इसका, P1 V1 कितना होता है, P1 टाइम्स V1. ओके, वी कैन टेक अ लिटिल कैलकुलेटर. वेयर इज इट? ओके, so this is 0.85 times 4, इसका आंसर आता है 3.4. ओके, P1 V1 कितना आ रहा है, 3.4. P2 V2 कितना आएगा, बता. अप्रॉक्सीमेटली 3.4 ही आएगा कि नहीं आएगा. इसका मतलब क्या हुआ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. Understood again? This is basically Boyle's law. All right. Now, will this relationship be true if I would have used light species? क्या ये relationship same रहता या कुछ change होता? Okay, let's do that. Let's empty the thing. हम लोग इसको reset कर देते हैं, इसको लेके आते हैं 4 पे. और अब I'm gonna add light particles. कितने अपन ने 100 ऐड किए थे ना, is it? Yeah, I think we added 100. So we just gonna add light particles. और immediately तुमको एक difference ये पता चलता है कि heavy particles are moving slowly, light particles are moving faster. ठीक है. And देखो यहाँ पे pressure, is it same or different as before? Okay, P1 कितना आ रहा है, 0.82 अप्रॉक्सीमेटली. और V2 कितना आ रहा है, सॉरी V1 कितना आ रहा है, 4 लीटर. सो P1 इज एग्जैक्टली सेम एज दैट, अप्रॉक्सीमेटली सेम बोल दो, ठीक है, इट्स नॉट एग्जैक्टली, ठीक है, बट थोड़ा बहुत फ़र्क तो होता ही है ऑब्वियसली. ओके, यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम एज बिफोर. सो मैंने गैस पार्टिकल्स चेंज कर दिए, हेवी को लाइट से रिप्लेस किया, तो प्रेशर में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. ओके, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है. इफ़ आई चेंज द वॉल्यूम, डबल कर देता हूँ इसको, एंड देन सी व्हाट हैपन्स. इज इट गोइंग टू चेंज द लॉ, इज देयर गोइंग टू बी एनी चेंज इन लॉ? ऑब्वियसली नॉट. ओके, यहाँ पे तुमको जो P2 मिलेगा अभी, दैट इज़ गोइंग टू बी 0.4. सो यहाँ पे समथिंग अराउंड 0.515, ये वेरिएबल होते रहता है ये, जस्ट गो विथ सम नंबर आई गेस. दिस टाइम विल गो 0.43. एंड V2 इज इक्वल टू अगेन 8 लीटर, और मैं दोनों का प्रोडक्ट लेता हूँ तो दैट इज़ गोइंग टू बी सेम. सो इट डजेंट मैटर व्हाट टाइप ऑफ गैस यू ऐड इन, ओके, यू गेट द सेम लॉ, इजंट. इसीलिए बॉयल्स लॉ के जो इक्वेशन में है, यहाँ पे टाइप ऑफ गैस मेंशन नहीं है. इनफैक्ट ये पूरे चैप्टर में it doesn't really matter which gas you use, the laws are applicable to all the gases. मतलब uniformity है in all the gases, and that is the reason why this is relatively more sensible chapter to be covered first. Okay, solid state देखेंगे, अगर liquid देखेंगे अब, तो it depends upon what type of liquid and what type of solid you are talking about. So it becomes little difficult to actually study them. Gas laws कैसा हो जाता है कि it becomes little easy to study them, okay, because it is uniform. We just talk about gas in general. Doesn't really matter which gas. Okay, there will be variations. Okay, और ये variations कैसे आते हैं ये आगे अपन देखेंगे. ये वैंडर वॉल्स नहीं बताया है बेसिकली किस तरह के वेरिएशंस आते हैं और उसको अपन करेक्ट कैसा करते हैं. वैंडर वॉल्स इक्वेशन बोलते हैं अपन उसको. तो ये जो गैस लॉज अपन देख रहे हैं, इसका फिर एक अपडेटेड वर्जन आता है वैंडर वॉल्स इक्वेशन, जिसमें अपन रियल गैसेस भी अप्लीकेबल होते हैं, मतलब उसको अप्लाई कर सकते हैं. ये समझ में आया क्या? पॉइंट यहाँ पे क्या था कि
पॉइंट यहाँ पे क्या था कि जब मैं टेम्परेचर चेंज करता, सॉरी वॉल्यूम चेंज करता हूँ तो प्रेशर चेंज होता है। और प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप क्या है यहाँ से डायरेक्ट मेरे को पता चलता है। जैसे मैंने वॉल्यूम चेंज किया तो प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, इजंट इट, प्रेशर डिक्रीज हुआ। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, ये बॉयल्स लॉ है। इसलिए मैं वॉल्यूम को अगर इधर लेके आ जाता हूँ तो पी वी इज़ कॉन्स्टेंट, ये मेरे को मिलता है ना। प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालना है तो ये मेरे को कांस्टेंट लाना पड़ेगा। सो पी वी इज़ कांस्टेंट, इसीलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ इसको। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज बॉयल्स लॉ। ओके, और सेकंड फैक्टर ये था कि डजेंट रियली मैटर विच गैस यू यूज़, ऑल द लॉज, ये चैप्टर में जितने भी लॉज अपन देखेंगे दे आर अप्लीकेबल टू ऑल द गैसेस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। देखो लाइट गैस लो या हेवी गैस लो, इट डजेंट रियली मैटर, ठीक है। तो ब्लू गैस जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो प्रेशर आ रहा है 0.5 ATM कर देता हूँ मैं। ओके, रेड गैस डालता हूँ इसी में सो दैट वी कैन कंपेयर इफेक्टिवली। मैं इसी में रेड गैस के भी 100 पार्टिकल्स ऐड करता हूँ। प्रेशर कितना रहेगा एनी गैसेस, अप्रॉक्सीमेटली 1 ATM। ओके, सो it didn't really matter as far as you just double the number of gases, the pressure doubles. Okay, ये अपन आगे देखेंगे। this is actually what is called as Avogadro's law, ठीक है। प्रेशर से नहीं आता है, ये वॉल्यूम से आता है, बट okay, instead of pressure, but you can apply the same thing. Okay, now in this particular case वहाँ ये अपन पता चलता है कि प्रेशर exerted by blue gas is equal to pressure exerted by red gas, because दोनों के number of particles same है, ठीक है। सो क्वेश्चन ये आता है कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल, ठीक है ना। सो सिंपल है, बेसिकली यू लुक एट दिस पार्टिकल्स एंड व्हाट यू एक्चुअली सी इज़ कि ब्लू गैस पार्टिकल्स जो है दे आर मूविंग स्लोली, ठीक है, और दे आर हिटिंग द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड दे आर एक्सर्टिंग प्रेशर। सो ऑब्वियसली स्लो मूव कर रहे हैं तो प्रेशर कम एक्सर्ट कर रहे हैं, लेकिन इनका मास ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, और इसके वजह से इनका एक कोई प्रेशर रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज पी बी। रेड पार्टिकल्स इनका मास कम है तो फोर्स कम रहेगा, लेकिन ज़्यादा वेलोसिटी के साथ हिट कर रहे हैं तो इनका उस तरह से फोर्स ज़्यादा रहेगा। ऑलराइट, तो ये जो दोनों फैक्टर्स है ये बैलेंस करते हैं और इसलिए दोनों का प्रेशर जो है वो सेम आता है। अंडरस्टूड है क्या? सो रेड पार्टिकल एज वेल एज ब्लू पार्टिकल ये दोनों एक ही तरह से हीट कर रहे हैं, एक ही अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। अंडरस्टूड? तो अब तुमको ये बॉयल्स लॉ समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगा। ओके ओके, सो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू, लिखते जाओ। ओके, डजेंट रियली मैटर, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप कैसा है? इन्वर्स है। ओके, मतलब मैंने एक सिस्टम ले लिया है, गैस है, उसको अगर मैं कंप्रेस करता हूँ, वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ तो प्रेशर इंक्रीज होगा। ओके, और अगर एक्सपांड करता हूँ तो प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है ना। सो बेसिकली ये इंटर रिलेटेड है, दो पॉइंट्स। ओके, सो यहाँ पे रिमेंबर कांस्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड टेम्परेचर, ठीक है, ये दो चीज़ें अपने को कांस्टेंट रखना है। सो इसेंशियली प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालेंगे, ये हो जाएगा। ओके, के इज़ द कांस्टेंट, ओके, एंड पी इज इक्वल टू पी वी इज इक्वल टू के। ओके, और इसको अपन इस फॉर्म में लिखते हैं। ग्राफिकली अगर देखा जाए तो दिस इज़ व्हाट वी गेट। यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे प्रेशर है। ओके, वाई एक्सिस पे प्रेशर ले रहे हैं। तो देखो यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ माई इनिशियल कंडीशन, ठीक है, दैट इज़ माई इनिशियल कंडीशन। और मैं अगर प्रेशर कम करता हूँ तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम करूँगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये इस तरह से चलते जाएगा इस डायरेक्शन में। उसी तरह से अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना, तो देयर इज़ अ गैस, देखा है, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम इतना है और इसका प्रेशर इतना है। ओके, और अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूँ तो प्रेशर कम होगा और ये चलते जाएगा इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। सो दिस इज़ द लाइन वी गेट एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस लाइन जो है, ये देखो किस तरह का लाइन आ रहा है, प्रेशर
इधर, वॉल्यूम इधर, एंड यू सिंपली ड्रॉ दिस लाइन. ओके, प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं अपन तो वॉल्यूम इंक्रीज होते जा रहा है इस डायरेक्शन में, या फिर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होते जा रहा है इस डायरेक्शन में. ओके, सो ये जो लाइन है इसका जो मतलब पैटर्न है, किस तरह का पैटर्न अपने को मिल रहा है, ये तुमको ध्यान में रखना है. दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज अ बॉयल्स ग्राफ. ओके, अगर मैं प्रेशर को प्लॉट करता हूँ वर्सेस 1/v. ओके, देखो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, या फिर जिसको अपन प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बोलते हैं. अगर मैं ये प्लॉट करता हूँ तो यू गेट a straight line. Okay, because there is a direct relationship, so you get a straight line that goes through zero basically. Clear है क्या? So ये दो ग्राफ अपने को मिल रहा है बॉयल्स के. ओके, उसी तरह से मैं बॉयल्स लॉ जो है डिफरेंट टेम्परेचर पे प्लॉट कर सकता हूँ. तो प्रेशर और वॉल्यूम वाला ग्राफ है, ऑब्वियसली कैन सी हाउ द लाइन्स आर, लेकिन देर आर डिफरेंट टेम्परेचर. ठीक है ना. यहाँ पे पहले अपन ने T1 पे प्लॉट किया, थोड़ा सा एक्चुअली हैड अ डिफिकल्टी गेटिंग दिस प्रॉपरली, बट यू गेट द आइडिया. इसे दिस इज हाउ इट इज T1, एंड देन मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया. टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये मिल रहा है. ओके, फिर से अगर टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो क्या मिलेगा, ये T3 हो जाएगा. फिर टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो ये मिलेगा T4 हो जाएगा. अंडरस्टूड है क्या? सो ग्राफ टेम्परेचर बढ़ रहा हो तो उस डायरेक्शन में मूव हो रहा है. ओके, बट यू गेट प्रिटी मच द सेम लाइन. सेम तरह का लाइन मिलता है, सिर्फ ये ऊपर के साइड में स्लाइड होता है. ओके, अगर मैं प्रेशर और 1/t अलग अलग टेम्परेचर पे प्लॉट करता हूँ, ठीक है ना, सो ये T1 है और मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो ये मिल रहा है, और अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये मिलेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये फिर से क्या जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये प्रेशर के तरफ जाएगा ग्राफ. ओके, so this is how we get Boyle's graph. okay, ये ग्राफ टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहा है अपन हर इसमें. ओके, यहाँ पे टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देन वी प्लॉट अ डिफरेंट लाइन T2. यहाँ पे T2 इज कांस्टेंट, जो भी टेम्परेचर है दैट इज कांस्टेंट. तो इनको अपन क्या बोलते हैं, आइसोथर्म्स. ध्यान में रखना, इनको क्या बोलते हैं, आइसोथर्म. आगे में वी एक्चुअली स्टडी द वेरियस डिफरेंट आइसोथर्म्स. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इस पे से इमर्ज होती है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज लिटिल ट्रिकी टू अंडरस्टैंड. तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि जब अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, तो उस ग्राफ को अपन क्या बोलते हैं, आइसोथर्म. ओके, नेक्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज चार्ल्स लॉ. ऑलराइट, सो चार्ल्स लॉ, इसका स्टेटमेंट क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ आइडियल गैस, वॉल्यूम का directly proportional to the absolute temperature. This is a law about volume and temperature. वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप, इसको तुम VT रिलेशनशिप बोल सकते हो. उसी तरह से बॉयल्स लॉ को तुम PV रिलेशनशिप बोल सकते हो. ओके, बॉयल्स लॉ को क्या बोल सकते हो, PV रिलेशनशिप. और चार्ल्स लॉ को क्या बोलेंगे तुम, VT रिलेशन. याद रखने के लिए याद रखना कि मुंबई का VT स्टेशन है, उस पर चार्ल्स नाम का कोई बंदा खड़ा है बेसिकली. ओके, ऑलराइट. और PV बॉयल है. ओके, PV बॉयल. ओके, PV नरसिंहा था ना अपना, PV बॉयल, बड़े किसी भी तरह से याद रखो बेसिकली. ओके, देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन. ओके, VT चार्ल्स एंड PV बॉयल. ओके, सो यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं कि आइडियल रिलेशनशिप, आइडियल गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर. कांस्टेंट प्रेशर रख रहे हैं यहाँ पे. ओके, गिवन अमाउंट ऑफ गैस, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट कौन सी चीज़ें है, N कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, ये दो चीज़ें कांस्टेंट कर दिया मैंने. अब बोल रहे हैं कि आइडियल गैस, ठीक है, सारी चीज़ें आइडियल गैसेस को ही अप्लीकेबल है. इवन द बॉयल्स लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काय को, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को. सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, नॉट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस हैज़ नो मीनिंग. समझ में आया क्या? इट इज़ एब्सोल्युटली यूजलेस थिंग. ठीक है, बट जो भी अपन कैलकुलेशन करते हैं वो केल्विन में ही होने चाहिए, तो इसको अपन एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल रहे हैं. ओके, सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. सो प्रेशर
एंड एन, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, ये कांस्टेंट रख रहे हैं बेसिकली, एंड एवरीथिंग एल्स इज चेंजिंग। तो बेसिकली डायरेक्ट है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैंने टेम्परेचर चेंज किया, मतलब इंक्रीज़ कर लिया, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। या फिर तुम इसको उल्टा भी रीड कर सकते हो, वॉल्यूम इंक्रीज़ किया तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ किया तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। ठीक है ना। सो यहाँ पे ये होता ही है बेसिकली। ठीक है ना। वॉल्यूम जब डिक्रीज़ होता है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होता है। ओके। यहाँ पे द थिंग्स दैट वी आर कीपिंग कांस्टेंट आर प्रेशर एंड एन। प्रेशर को कांस्टेंट रखना है और एन को कांस्टेंट रखना है। अगर तुमने ये चेंज किया तो इट हैज़ नो मीनिंग देन। ओके, समझ में आया ना। सो बेसिकली जब तक तुम प्रेशर और अमाउंट कांस्टेंट रखते हो और वॉल्यूम अगर तुम कम करते हो, ओके, समहाउ, अभी ऑब्वियसली यू नो टेम्परेचर चेंज किए बगैर वॉल्यूम तुम चेंज नहीं कर सकते, या दैट इज़ वन थिंग। व्हाट यू कैन डू इज़, जैसे कोई गैसेस है उसको रिएक्ट करवा रहे हो, एब्जॉर्ब करवा रहे हो, तो उस तरह से क्या हो रहा है, फिर वॉल्यूम कम हो जाएगा। जैसे ये जो रूम है, ओके, मान लो कि ये कंटेन्ड रूम है। अब यहाँ पे अगर मेरे को गैस का वॉल्यूम कम करना है तो मेरे को कोई ऐसा एब्जॉर्बेंट यहाँ पे लाके रखना पड़ेगा जो गैसेस को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो देखो जो रूम है वो सिकुड़ जाएगा, प्रेशर कम नहीं होगा। ओके, प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, तो वॉल्यूम सिकुड़ जाएगा बेसिकली। ऑलराइट, और इसके वजह से क्या हो रहा है कि टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। समझ में आ कि वॉल्यूम जब कम होगा, ओके, वॉल्यूम कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम हो रहा है, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका सिमुलेशन मैं तुमको दिखाता हूँ। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे अपना कंटेनर है, ठीक है ना, एंड देन वी ऑल्सो हैव अ स्केल। और यहाँ पे तुम देख रहे हो इसका जो वॉल्यूम है दैट इज़ बेसिकली अगेन 4 यूनिट, ओके, एंड आई एम गोइंग टू एंटर 100 गैस पार्टिकल्स। ठीक है, 100 गैस पार्टिकल्स मैंने यहाँ पे एंटर किए, एंड आई एम गोइंग टू राइट माई इनिशियल रीडिंग्स। यहाँ पे वॉल्यूम जो है दैट इज़ V1 इज इक्वल टू 4 लीटर, ओके, टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 300 केल्विन, एंड प्रेशर, ओके, प्रेशर ये कांस्टेंट रख रहे हैं अपन, एजंट इट, तो ये आ रहा है 0.85 क्या, आई थिंक 82 लिया था अपन ने लास्ट इसमें, 8283, ओके, दैट्स फाइन, ATM। ये प्रेशर हमेशा अप्रॉक्सीमेट ही आता है, इसको अपन नहीं ले सकते उतना एक्यूरेटली। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रखता हूँ, ऑलराइट, और यहाँ पे मैं कोई नया गैस पार्टिकल्स नहीं ऐड कर सकता, इसमें मैं कोई नया गैस पार्टिकल्स ऐड नहीं कर सकता, इजंट इट, जस्ट ये ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर तो वॉल्यूम क्या होगा, आई हैव टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट, राइट, तो व्हाट आई विल डू इज डबल द टेम्परेचर, तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए फिर, अगर मैं टेम्परेचर को डबल करता हूँ, T2 कितना करेंगे मैं, 600 केल्विन, डबल कर दिया, ओके, रिमेंबर दैट दिस इज नॉट डबलिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, दिस इज डबलिंग द टेम्परेचर इन केल्विन, ओके, बोथ हैज़ डिफरेंट मीनिंग, ध्यान में रखना है। यहाँ कैलकुलेशन में बहुत बार इसी तरह से पकड़ा जाता है अपने को, ऑलराइट। सो व्हाट इज द V2, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है, ओके, सो लेट्स चेंज द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर यहाँ पे मैं इंक्रीज करता हूँ, यू कैन सी, ओके, सो ये ना मे बी यहाँ पे रख सकता हूँ मैं, यू कैन सी यहाँ पे हीट कर रहा हूँ मैं इसको, ओके, एंड ये ऑलमोस्ट आ गया 600 में। कितना हो गया वॉल्यूम, ठीक है, ज़्यादा हो गया बेसिकली, थोड़ा सा टेम्परेचर का यहाँ पे इफेक्ट अपने को थोड़ा ज़्यादा मिलता है, ओके, बट इट विल कम बैक अगेन। ये भी कैसा है कि इट डजेंट एक्चुअली यू नो स्टे स्टडी एट द सेम टाइम, सो इतना ये जो है आई फाउंड कि इन दिस पर्टिकुलर केस इट डजेंट एक्चुअली वर्क, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर इट नीड्स टू बी कांस्टेंट, इट इज़ नॉट एक्चुअली, इट इज़ चेंजिंग, इसकी वजह से ये वॉल्यूम भी चेंज होता है, ओके, बट वी कैन अप्रॉक्सीमेटली से कि यू नो ये यहाँ पे आ रहा है 1 पे, सो वॉल्यूम कितना आ रहा है 9, ओके, 9, सो तो या फिर 8.5 आ जाएगा ये अप्रॉक्सीमेटली 8.5,
अप्रॉक्सीमेटली। सो अप्रॉक्सीमेटली इसका डबल हो रहा है। जब मैंने टेम्परेचर डबल किया, अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ओके, एंड इट बेसिकली डज हैपन इन दिस पर्टिकुलर मैनर। यहाँ पे देखो प्रेशर इज अनफॉर्चुनेटली नॉट रिमेनिंग कांस्टेंट, इसके वजह से वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। ओके, बट इफ यू कुड कीप द प्रेशर कांस्टेंट एट एग्जैक्टली एट दैट पर्टिकुलर थिंग, तो तुमको क्या दिखेगा कि वॉल्यूम जो है दैट इज़ वेरी क्लोज टू 8 या 8.5 लीटर। ओके, एंड अगेन if you take the ratio of temperature and volume, okay, ये हमेशा constant आएगा। क्लियर है क्या ये? and if I decrease the temperature, decrease करता हूँ, okay, if I decrease the temperature, okay, say something like 150, 300 था ना, I think 150 पे लेके आता हूँ इसको, तो मेरे को थर्ड कंडीशन मिल जाता है अगेन। ठीक है, सो दिस इज अबाउट 150। तो ये थोड़ा सा 2 से ज़्यादा है, इजंट इट? तो ये मेरा थर्ड कंडीशन हो गया। इसमें वी कैन राइट P3, ओके सॉरी, T3 कितना आ रहा है, 150 केल्विन, ओके 150 केल्विन, और V3 आ रहा है अबाउट 2 पॉइंट समथिंग, राइट? सो जस्ट 2 लिखते हैं अपन, 2 लीटर। ओके, सो यहाँ पे तुम देखो दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा, T3 V3 का, V1 T1 का प्रोडक्ट सेम आएगा, और T2 V2 का प्रोडक्ट सेम आएगा। सो कैन वी रेशो, एक्चुअली सॉरी, देखो रेशो लेना है ना, क्योंकि टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली रिलेटेड। ओके, सो V/T इज कांस्टेंट। ठीक है, ऑब्वियसली प्रोडक्ट भी सेम आ रहा है, बट है ना, प्रोडक्ट सेम नहीं आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्टली सो इन्वर्स रिलेशनशिप है। ओके, सो यहाँ पे V/T, ओके, V/T दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, यहाँ पे भी V/T दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी कांस्टेंट, एंड V/T दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी कांस्टेंट। अंडरस्टूड है क्या? So if we keep the pressure constant, okay, and if we change the volume, the temperature changes, or if we change the temperature, volume changes, okay, और ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, टेम्परेचर को बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, सो V/T इज कांस्टेंट, तो अपन बोल सकते हैं V1/T1 इक्वल टू V2/T2। इसको अपन बोलते हैं चार्ल्स लॉ। समझ में आ गया? चार्ल्स लॉ। ओके, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर VT रिलेशनशिप। अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करता हूँ, लेट्स से कि इफ़ आई प्लॉट अ ग्राफ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ कि देयर इज़ अ लाइन, ओके, यहाँ पे मैंने टेम्परेचर ले लिया, डिग्री सेल्सियस में ले लिया। ओके, सो दिस इज़ डिग्री सेल्सियस, दिस स्केल इज़ डिग्री सेल्सियस। ओके, और ये इस पे मैंने वॉल्यूम ले लिया। ओके, और आई एम जस्ट डूइंग अ ग्राफ ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। सो आई स्टार्टेड एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे मैंने टेम्परेचर पे स्टार्ट किया, तो अब मैं क्या करता हूँ, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ करता हूँ। अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करता हूँ तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होगा, इजंट इट? सो मैंने टेम्परेचर डिक्रीज़ किया एंड आई ब्रॉट इट टू दिस पॉइंट। ठीक है, सो यू कैन सी दैट T1 V1 and this is going to be a T2 V2, straight lines obviously draw करना पड़ेगा। ठीक है ना? Similarly you again decrease the temperature, तो वॉल्यूम फिर से डिक्रीज होगा। ओके, T3 V3 and decrease the temperature, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, T4 V4, and in every case ओके, वॉल्यूम बाय टेम्परेचर का जो रेशियो है दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। ओके, अब यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट ज़ीरो पे आ गया एंड आई कैन ऑल्सो अगेन गो एंड डिक्रीज द टेम्परेचर, है ना? डिक्रीज करता हो तो वॉल्यूम अगेन डिक्रीज होगा। अब इसके बाद मैं डिक्रीज नहीं कर सकता, इजंट इट? अपना जो ज़ीरो का लाइन है वो यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी, दैट इज़ माई ज़ीरो का लाइन, है ना? ज़ीरो का लाइन आ गया है and I can decrease a little bit more than that temperature or I can see what the volume is, ठीक है ना? इससे थोड़ा और डिक्रीज कर सकते हैं अपन
and I can see what the volume is. Okay, but obviously उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सीधा सीधा लाइन एक्सट्रैपोलेट करता हूँ. ओके, I'll simply do an extrapolation of the line. यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया एक लाइन और देखा कि कहाँ पे ये इंटरसेक्ट होती है ऑन द एक्स एक्सेस. जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे वॉल्यूम कितना रहेगा. देखो वॉल्यूम इज गोइंग टू बी 0 एट दिस पॉइंट. ओके, अब क्या मैं इससे नीचे जा सकता हूँ? इज इट पॉसिबल फॉर मी टू गो बियॉन्ड दिस? इट इज़ नॉट पॉसिबल, इजंट इट? कि इससे ज़्यादा मैं कि वॉल्यूम 0, अब क्या वॉल्यूम निगेटिव हो जाएगा? नहीं ना, वॉल्यूम 0 हो गया ना, दैट्स इट. बराबर है, इससे और ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता. एंड इफ़ यू लुक एट द टेम्परेचर, okay, that is the temperature at which this is going to happen. When the volume is going to be 0, that temperature is minus 273.15 डिग्री सेल्सियस. एक्स्ट्रापोलेट करके निकाला हुआ टेम्परेचर है. ओके, ये डायरेक्टली रीच नहीं कर सकते अपन वहाँ पे. ठीक है, उस समय तो बिल्कुल नहीं कर सकते जब ये लॉ लिखे गए थे. इट्स अ वेरी ओल्ड लॉ. सो यू सिंपली एक्स्ट्रापोलेट द लाइन एंड वी सी कि कौन से पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है. ओके, and we saw on that x-axis this point is basically minus 273.15. This is basically the limiting case situation. Temperature इससे कम हो ही नहीं सकता. Okay, that is the lowest temperature that is possible क्योंकि इससे छोटा वॉल्यूम नहीं हो सकता. Okay, that is the lowest volume possible which is 0. So temperature is also 0 Kelvin. ओके, तो 0 केल्विन पे 0 वॉल्यूम होता है. ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता, रिमेंबर दैट. या व्हाट हैपन्स इज कि एज यू डिक्रीज द टेम्परेचर, ऑलराइट, देयर इज अ चेंज इन स्टेट. गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाएगा. लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे गैस का वॉल्यूम कितना है? 0. समझ में आ गया? तो गैस का वॉल्यूम 0 हो रहा है. इट इज़ चेंजिंग द स्टेट. ओके, ऑल गैसेस विल चेंज द स्टेट. हीलियम इज़ द लोएस्ट बॉइलिंग गैस. बेसिकली इसका बॉइलिंग पॉइंट 4 केल्विन है. ओके, 3.8 या 4 केल्विन, दैट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर फॉर एनी गैस एक्चुअली, हीलियम का. बट व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स इफ़ यू रीच, व्हाट वुड एग्जैक्टली हैपन इफ़ यू रीच 0 केल्विन? क्या होगा? ओके, मैडम, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन एट 0 केल्विन? वेल, अकॉर्डिंग टू थियरी ऑल मोशन एक्चुअली स्टॉप्स फॉर ऑल पार्टिकल्स. ओके, जितने भी काइनेटिक मोशंस है, ये सारे मोशन जो है काइनेटिक मोशंस, या दे स्टॉप. पार्टिकल्स बेसिकली स्टॉप मूविंग, वाइब्रेटिंग या गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. ओके, ऑल टाइप ऑफ मोशन स्टार्ट. पार्टिकल बेसिकली यू कैन से freezes in their own. It doesn't, it doesn't stop being existing. It just all the motion basically stop. Okay, kinetic energy basically becomes 0. So when you decrease the temperature, kinetic energy क्या होती है? Decrease होती है. Okay, and when the temperature is equal to 0 Kelvin, the kinetic energy is also 0. Okay, and that's exactly what happens. Okay, physically, what happens to the matter? Obviously we say that लेकिन something else actually happens. We go into a quantum state. We go into Bose-Einstein condensate. Remember that at a low temperature you go into Bose-Einstein condensate, and matter actually starts to behave like a quantum particle. Okay, it becomes a wave. It starts to behave like a wave. समझ में आया? And this is something that has been observed experimentally only recently. इसके पहले वी हैड नो आइडिया. वी बेसिकली BEC ये प्रिडिक्ट किया गया था, ऑलराइट, बट थ्योरेटिकली इट वाज सॉलिड एंड एवरीबडी नो दैट BEC एग्जिस्ट. लेकिन ये प्रूव नहीं किया गया था या देखा नहीं गया था. अब ये प्रूव किया गया है और देखा भी गया है कि एट लो टेम्परेचर जो मैटर है, इट बेसिकली बिकम्स Bose-Einstein condensate. इट बेसिकली बिहेव्स एज अ वेव. ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटली. ठीक है, which is a big achievement actually if you think about it. So before we had no idea what exactly happened. Before obviously people thought, they just change the state. You go from solid, you go from gas to liquid to solid state, and this becomes a solid. जैसे जैसे और solidify होते जाएगा और solid में convert होते जाएगा. But now we know that it actually goes into the fourth state, है ना? Gas, liquid,
सॉलिड, 3 स्टेट तो हो गए, अभी चौथा स्टेट आता है BEC, उसमें चले जाता है ये। ओके, सो यहाँ पे अभी अपन रुकते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।